हाँ, तो व्हाट वाज द क्वेश्चन? किसी का हुआ है? किसी से हो पाया? हाँ, थोड़ा किया है, थोड़ा नहीं किया है। ठीक है। तो कंफ्यूजन कहाँ पर आया? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? इंटरप्रेट कर पाए आप लोग क्वेश्चन? कौन समझाएगा मुझे कल वाला क्वेश्चन जो हमने शेयर किया था? मैंने बोला था क्वेश्चन समझ कर आइएगा पहले, है ना? किस किस को समझ में आया है क्वेश्चन? लेट मी ऑल्सो ओपन दैट। देखिए, मैं आपको ना एक तरीका बताती हूँ कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको उसे स्टार्ट कैसे करना चाहिए, बेसिकली खुद के समझने के लिए, है ना? दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 16। 8, ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, ये वाला, ओके। तो यहाँ आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन में कि पेड अप शेयर कैपिटल जो है पीकेए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 20 करोड़ रुपए है। क्या बोला है? पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है। क्या बोला है कि जो पेड अप पेड अप शेयर कैपिटल बताई हुई है आपको यहाँ पे। ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल में किसका नाम बताया हुआ है? सबसे पहले अपन कंपनीज का नाम लिख लेते हैं। ठीक है। किसका नाम लिया हुआ है? पीकेए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है कंपनी का? पीकेए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। इसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि इसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 20 करोड़। ठीक है। इसकी टोटल पेड अप कैपिटल जो है वो इन्होंने बताई कितनी है? 20 करोड़। आगे क्या बोल रहे हैं? कंसिस्टिंग ऑफ 150 lakh fully paid up equity shares of rupees 10 each and 50 lakh fully paid up cumulative preference shares of rupees 10 each, यानी कि 15 करोड़ और 5 करोड़। 15 करोड़ के इक्विटी शेयर्स हैं और 5 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। करेक्ट है? चलिए, तो इस कंपनी के यानी कि पीकेए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो 20 करोड़ के शेयर्स हैं उसमें से 15 करोड़, 15 करोड़ के क्या है? इक्विटी शेयर्स हैं और 5 करोड़ के क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स हैं। यही लिखा है। यहां तक क्लियर है? चलिए, इसके बाद में इनका क्या कहना है देखिए। पीकेए इंडिया कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड and PKA Tele Services Private Limited are holding 55 lakh and 25 lakh equity shares respectively in PKA India Private Limited। ठीक है। क्या बोला है यहाँ पर कि कौन कौन सी कंपनीज? पीके, दो कंपनीज का नाम बोला, दो कंपनीज का नाम बोला है। ठीक है। दो कंपनीज कौन कौन सी? कौन कौन सी? पीकेए इंडिया कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और पीकेए टेली सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। चलिए, पीकेए इंडिया कैपिटल एंड पीकेए टेली सर्विसेज। ठीक है। इनके लिए आपसे बोल रहे हैं कि ये दोनों कंपनीज जो हैं, ये दोनों कंपनीज जो हैं वो पीकेए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में शेयर्स होल्ड करके रखी हुई हैं। कितने कितने रखे हुई हैं? 55 लाख एंड 55 लाख। ठीक है। एंड 25 लाख। ठीक। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि ये दोनों कंपनीज जो हैं वो होल्ड कर रही हैं शेयर्स किसके अंदर? पीकेए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। यहां तक क्लियर है? उसके बाद में क्या कह रहे हैं? पीकेए इंडिया कैपिटल लिमिटेड और पीकेए इंडिया टेली सर्विसेज लिमिटेड है सब्सिडरीज लॉर्ड कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड की। अब एक नई कंपनी पिक्चर में आ गई है। कौन? लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी है। वो क्या है? होल्डिंग कंपनी है। किसकी? इन दोनों की।
ठीक है, यानी कि ये दोनों कौन है, इसकी सब्सिडरी कंपनीज हैं, ये दोनों कौन है, इसकी सब्सिडरी कंपनीज हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए फिर क्या बोल रहे हैं, रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एग्जामिन वेद पीकेए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि कौन, पीकेए, ये पीकेए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी है क्या, लॉर्ड कृष्णा की। क्या पूछा है लास्ट में, क्वेश्चन क्या है एक्चुअली, कि ये जो है पीके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वो लॉर्ड कृष्णा की सब्सिडरी है या नहीं है, बताइए। नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? हम्म, तो मोर देन 50% नहीं हो रहे, कैसे? 80 लाख शेयर्स हैं। हाँ, तो देखो आप ये, अब एक बार सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन पढ़िए, निकालिए सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन। आप कह रहे हो कि 50% नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि 200 लाख का, करेक्ट है, 20 करोड़ का कैपिटल है और यहाँ 80, समझ में आया? ठीक है, अब डेफिनेशन क्या कहती है सब्सिडरी कंपनी की, निकालिए क्विकली निकालिए। सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन क्या कहती है, सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन कहती है मोर देन 50% ए वोटिंग राइट्स, करेक्ट है। तो वोटिंग राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलते हैं क्या, किसको मिलते हैं? तो अपन को खाली किसको काउंट करना है, 15 करोड़ को। अब जब 15 करोड़ देख रहे हो तो उस हिसाब से मोर देन 50% हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, करेक्ट है, समझ में आया? 80 हो रहा है, 80 हो रहा है मतलब मोर देन 50% हो गया, करेक्ट है। 7.5 इज 50%, यहाँ कितना हो रहा है टोटल, 80 हो रहा है, करेक्ट है। तो उस वजह से यहाँ पर मोर देन 50% की होल्डिंग हो रही है, यानी कि ये दोनों क्या है, ये दोनों के पास में मिलाकर, ये दोनों के पास में, किस किस के पास में, पीके इंडिया कैपिटल और पीके टेली सर्विसेज, इन दोनों के पास में मिलाकर किसके शेयर्स हैं, पीके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के, करेक्ट है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों के पास में मिलाकर जब पीके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स हैं और ये इसकी होल्डिंग कंपनी कौन है, लॉर्ड कृष्णा, जब ये दोनों इसकी सब्सिडरी हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसकी सब्सिडरी हो जाएगी। सब्सिडरी ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी। समझ आया क्या बोला मैंने, पक्का? अब 50, हाँ, अब आप लोग एक बार क्वेश्चन पहले चार्ट बनाइए, एक बार लिखना स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन। 50% कैसे हुआ बेटा, ये 15 करोड़ ही, ये अपन 5 करोड़ इंक्लूड नहीं करेंगे, 5 करोड़ जो है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है। लेकिन सब्सिडरी के लिए हमें क्या चाहिए, वोटिंग राइट्स चाहिए। तो वोटिंग राइट्स कहां पर मिलते हैं आपको, इक्विटी शेयर्स में मिलते हैं, तो सबसे पहले तो इसे हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद में जब आप इन दोनों को ऐड करते हो, 55 लाख और 25 लाख को आप क्या करते हो, ऐड करते हो, करेक्ट है। तो ये कितना हो जाता है, 80 हो जाता है, 80 लाख हो जाता है, ठीक है। अब 80 लाख अगर आप देख रहे हो, 15 करोड़ का आप देखेंगे जब 50%, तो वो कितना आना चाहिए, 7.5, 7.5 होना चाहिए, है ना, 7.5 होना चाहिए, 75 लाख होना चाहिए। तो 75 लाख के हिसाब से ये टोटल कितना हो रहा है, 80 लाख ऑलरेडी इनके पास में है, मोर देन 50% हो गया कि नहीं हुआ, हुआ, ठीक है। अब आपको ये लिखना है, कैलकुलेशन समझ में आ गया, पक्का सबको, ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आ गया। अब आपको अपने हिसाब से इसको लिख कर लेके आना है कल, अभी तो आपका बहुत टाइम निकल जाएगा इसको लिखने में, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, समझ में आ गया, ठीक है, लिख पाओगे आप, ठीक है। कल वेडनेसडे है, कल आई विल चेक दिस क्वेश्चन, ये वाला आपको लिख कर लेके आना है, ओके। इसके बाद में कौन से क्वेश्चंस रह गए थे डिस्कस करना, 22 से। जब भी आपको कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ना, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत डिटेल्स हैं, हमेशा पहले क्या करें, एक
रफ चार्ट बना लीजिए, वहां पर अपना सॉल्यूशन निकाल लीजिए, सारे नंबर्स लिख लीजिए, उसके बाद आंसर लिखो हमेशा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी। 43% of the paid up share capital of V4C Limited is held by central government, 8% is held by LIC and Unit Trust of India। बताइए गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 22, बताइए जवाब। क्वेश्चन नंबर 22। हाँ 51% होने चाहिए या उससे ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो LIC और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को नहीं गिनोगे, नहीं गिनोगे, करेक्ट है, ठीक है। सिर्फ गवर्नमेंट को गिनना है ना, पब्लिक ट्रस्ट को काउंट नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें आपको पढ़ लीजिए, ये तो आपको खुद ही आ जाना चाहिए अब। Question number 23. Representative of a foreign company in India was only receiving orders from customers. State whether the place where the order so received will be termed as a place of business or not. सिर्फ ऑर्डर रिसीव करने से प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है, तो कब होता है। अगर फ्रीक्वेंटली किसी जगह पर मीटिंग्स हो रही होती हैं बिजनेस रिलेटेड, तो उसको माना जाता है कि वो प्लेस ऑफ बिजनेस रहेगा। अगर कोई भी फॉरेन कंपनी के डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स बहुत फ्रीक्वेंटली किसी पर्टिकुलर प्लेस पर बिजनेस रिलेटेड मीटिंग्स करते हैं, तो मान के चलेंगे हम कि वो क्या है, वो पर्टिकुलर जगह क्या है, उनका प्लेस ऑफ बिजनेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, to be a body corporate as a foreign company, a place of business in India is to be established, state the activities that do not constitute carrying of business in India। ये आपके पुराने सिलेबस में से है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो प्लेस ऑफ बिजनेस में नहीं आती हैं। ये आपके मॉड्यूल में नहीं है, फिर भी बाय चांस आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, क्या कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि प्लेस ऑफ बिजनेस में काउंट नहीं होती हैं, ठीक है। कोई भी छोटे मोटे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं आप, मीटिंग्स कर रहे हैं शेयर होल्डर्स की या डायरेक्टर्स की, जैसा कि आप लोग जानते हैं मीटिंग बाहर, बोर्ड मीटिंग तो हो सकती है, हो सकती है ना, बोर्ड मीटिंग बाहर रजिस्टर्ड ऑफिस से भी, जहां सिचुएटेड है उससे बाहर, स्टेट से बाहर भी हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर आपका क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस है। कहीं आपने बैंक अकाउंट खुलवाया है, ट्रांसफरिंग ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज, ऑपरेटिंग थ्रू इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, प्रोक्योरिंग ऑर्डर्स, क्रिएटिंग और फाइनेंसिंग डेट, सिक्योरिंग और कलेक्टिंग डेट्स, पैसा उधार दिया है कहीं आपने, पैसा उधार वहां से लेना है, ये सारी एक्टिविटीज प्लेस ऑफ बिजनेस कंसिडर नहीं करती हैं। इन जगहों पर अगर आप ये काम कर रहे हैं, किसी और जगह पर अगर आप ये वाली एक्टिविटीज परस्यू कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज इट आस्किंग। ये सेम है कि अगर ऑर्डर्स रिसीव कर रहा है तो माना जाएगा कि नहीं प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि फॉरेन कंपनी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है फॉरेन कंपनी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया होल्ड्स इट्स बोर्ड मीटिंग्स एंड जनरल मीटिंग्स इन इंडिया, ठीक है, सेम है पूरा। नेक्स्ट भी आई थिंक सेम है। शेयर ट्रांसफर ऑफिस कानपुर में है, अगर होटल में रुके हैं सेम है सारे। शेयर ट्रांसफर ऑफिस होगा तो प्लेस ऑफ बिजनेस कहलाएगा, करेक्ट है, ये पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी फ्रीक्वेंटली स्टेड इन अ होटल, सेम क्वेश्चन है ना। अगर बार बार आप किसी होटल में किसी और जगह जाके रुक रहे हैं, उसका मतलब है कि वो प्लेस ऑफ बिजनेस कहलाएगा, ठीक है। चलिए अभी आपका सिर्फ फर्स्ट चैप्टर लेंगे, फर्स्ट नहीं यार, फर्स्ट और सेकंड में जहां तक हो गया है, क्योंकि फर्स्ट आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा और फिर अगले महीने आपका टेस्ट है, तो वो नेक्स्ट डेट आपकी मतलब मेरे सब्जेक्ट का हाँ नेक्स्ट मंथ आएगा, जितना मैंने स्केड्यूल देखा है अभी, तो उस हिसाब से फिर फर्स्ट चैप्टर बहुत
बहुत ही कम हो जाएगा ना आपके लिए, फिर अगले में बर्डन बढ़ जाएगा क्योंकि तब तक अपने 3-4 चैप्टर्स हो जाएंगे, है ना। तो चैप्टर 1 प्लस चैप्टर 2, और जहां तक क्या मैं तो बता रही हूँ 9 तारीख तक तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 2 आपका हो जाएगा, तो साथ साथ में करते चलिए, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 पे, कहां तक हुआ था। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से स्टार्ट करना था एज फार एज आई रिमेम्बर, राइट। व्हाट आर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी क्या होते हैं? कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस बताते हैं। चलिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बेसिकली जैसे किसी भी कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है एक कंपनी का मेमोरेंडम, राइट, जिसमें आपके वो क्लॉजेस होते हैं, हमने सारे क्लॉजेस कवर किए, सारे क्लॉजेस कौन कौन से, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, राइट। इसके अलावा दूसरा जो डॉक्यूमेंट एक कंपनी तैयार करती है इनकॉर्पोरेशन के वक्त पर, उसे हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब इसमें होता क्या है, आप कह सकते हो कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ऑफ हाउ टू कंडक्ट अ कंपनी, ठीक है, कि किस तरीके से ये कंपनी चलाई जाएगी, ठीक है, वो सारे क्लॉजेस होते हैं कहां पर, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होते हैं, ठीक है। देखिए, क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन करता है आर्टिकल्स को, जहां आपको बताया गया है, नोट्स में देखिएगा, आर्टिकल्स मींस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है, एज ओरिजिनली फ्रेम्ड, क्या बोल रहा है, एज ओरिजिनली फ्रेम्ड, ठीक है, या फिर ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये है कि आपके जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपने पहली बार इनकॉर्पोरेशन के वक्त पर बनाए थे, वो भी आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा अगर आपने बाद में कभी उन्हें क्या किया था, ऑल्टर किया था, चेंज किया था, तो इन दैट केस जो ऑल्टर्ड आर्टिकल्स हैं आपके, जो बदले हुए आर्टिकल्स हैं आपके, अब से कंपनी के आर्टिकल्स वही कहलाएंगे, नए वाले आर्टिकल्स कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहलाएंगे। यानी जो भी डॉक्यूमेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के नाम से पहली बार कंपनी ने बनाया था वो आर्टिकल्स है, बाद में अगर उन्हीं आर्टिकल्स को चेंज किया था, ऑल्टर किया था, तो वो ऑल्टर्ड डॉक्यूमेंट क्या है, हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, इसके बाद कह रहे हैं कि इट ऑल्सो इंक्लूड्स द रेगुलेशंस कंटेन्ड इन टेबल ए इन शेड्यूल 1। अब बेसिकली मैं अपन ने वहां पर भी टेबल देखे थे मेमोरेंडम में, यहां पर भी फॉर्मेट आप कैसे कहां से उठाते हैं भाई, शेड्यूल 1 के टेबल ए में जो भी प्रोविजंस आपको दिए गए हैं, ठीक है, वो भी आपके आर्टिकल्स कहलाते हैं कि भैया आपको ये क्लॉजेस तो डालने जरूरी है। कंपनीज एक्ट में आपको क्या बताया गया है कि एज पर दिस फॉर्मेट आपको ये पॉइंटर्स डालने तो जरूरी है, ये कंडीशंस डालने ही पड़ेंगे, ठीक है, तो आपको उसके मुताबिक अपने आर्टिकल्स जो है वो प्रिपेयर करने पड़ते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं भाई, इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी जो टेबल ए है उसे आप क्या कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी के केस में आप क्या कर सकते हो, इस टेबल ए को क्या कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो अपने मुताबिक। लेकिन जब आप इसे ऑल्टर कर रहे हो तो ये ऑल्टरेशन शुड नेवर बी अगेंस्ट कंपनीज एक्ट 2013। आर्टिकल्स को इस तरीके से नहीं बदल सकते कि वो कंपनीज एक्ट के ही अगेंस्ट चला जाए, ठीक है, समझ आया, ओके। इसलिए आर्टिकल्स जो हैं कहीं ना कहीं, जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था, आर्टिकल्स सबऑर्डिनेट होते हैं एमओए के। मैंने कल भी आपसे कहा था सबसे ऊपर कौन है, कंपनीज एक्ट, फिर कौन है, मेमोरेंडम, फिर कौन है, आर्टिकल्स, ठीक है। तो आर्टिकल्स जो है
वो कभी मेमोरेंडम के अगेंस्ट नहीं जा सकते, और कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट जाना तो अलग ही बात हो गई। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, एनी क्लॉज इन द आर्टिकल्स दैट गोज बियॉन्ड द मेमोरेंडम विल बी अल्ट्रा वायर्स स्टिल। अगर आप कोई भी ऐसा क्लॉज डाल देते हो अपने आर्टिकल्स में जो कि अगेंस्ट जा रहा है किससे, मेमोरेंडम के, तो वो क्या कहलाएगा, अल्ट्रा वायर्स कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा, बियॉन्ड दी पार्ट्स कहलाएगा, कि आपके लिखने से कुछ नहीं होता, आप वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, एनी ऑल्टरेशन विच इज अगेंस्ट MOA और कंपनीज एक्ट इज अल्ट्रा वायर्स। ठीक है, and therefore it shall be void। ठीक है, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, entrenchment provisions of articles। next is entrenchment provision of articles। entrenchment, what is entrenchment? मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को ऐसे जो मैं फाइल ओपन करके उसमें दिखा के पढ़ाती हूँ वैसे कंफर्टेबल लगता है, या मैं ऐसे लिखती जा रही हूँ ये कंफर्टेबल? तो फिर हम ऐसे ही, मतलब जैसे तुमको ऐसे, तो तुम नोट्स कल से अपने सामने रखना और मैं ऐसे लिखती जाऊंगी, ये वाला रखें अपन, है ना, जैसा तुमको अच्छा लगे। ठीक है, एंट्रेंचमेंट, व्हाट इज एंट्रेंचमेंट? एंट्रेंचमेंट का मतलब पहले बहुत सरल शब्दों में समझिएगा। ठीक है, एंट्रेंचमेंट कुछ इस तरीके से काम करता है, जैसे आपको कभी भी घर में जब परमिशन लेनी होती है कहीं बाहर जाने के लिए, ठीक है, तो वो परमिशन आप मम्मी से ले लेते हो, कॉलेज के बाद चल जाता है, आपको पापा से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप कॉलेज के बाद थोड़ा बहुत लेट हो रहे हो तो। लेकिन अब कॉलेज की ट्रिप जा रही है बाहर, ठीक है, तो मम्मी ने ये रूल बनाया हुआ है कि छोटे मोटे डिसीजंस के लिए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन जहां भी ट्रिप के पैसों की बात आएगी या यहाँ से बाहर, शहर से बाहर ओवरनाइट जाने की बात आएगी, तो तुम्हें पापा की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मम्मी ने एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाला है, ठीक है, कि वैसे तो छोटी मोटी चीजों के लिए तुम मुझसे परमिशन ले सकते हो, लेकिन जब कोई बड़ी बात आएगी तो तुम्हें मेरे साथ साथ पापा की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि मम्मी ने क्या किया, रूल को थोड़ा और स्ट्रिक्ट बना दिया। कुछ कंडीशंस में मम्मी ने क्या किया है, रूल को थोड़ा और स्ट्रिक्ट बना दिया। मम्मी ने क्यों किया? मम्मी ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जो बेटा है, जो बेटी है, वो मम्मी के साथ में कंफर्टेबल हो चुके हैं, है ना। रोज रोज पूछिए, मम्मी तो इजी गोइंग है, मम्मी तो मान जाती है, मम्मी नहीं नाटक करेगी, ठीक है। लेकिन जब पापा का नाम आएगा तो आप दो बार सोचेंगे कि पापा हाँ बोलेंगे, पापा इतने पैसे देंगे, पापा कितने सवाल करेंगे। और मम्मी भी यही चाहती है, मम्मी बिना बोले भी क्या चाहती है, यही चाहती है कि आपको इस बात का डर रहे, है ना, आपको इस बात का डर रहे कि हर काम जो है इतना इजीली नहीं होगा, और अगर कोई काम मम्मी को मना करवाना है तो वो इनडायरेक्टली क्या करवा सकती है, पापा को ऐसी सिचुएशंस में यूज करके मना करवा सकती है। करेक्ट है। अब एंट्रेंचमेंट इसी तरीके से काम करता है इन आर्टिकल्स। कैसे? जब एक प्राइवेट कंपनी क्या करती है, अपने रूल्स रेगुलेशंस को जनरल रूल से और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर लेती है, जनरल रूल से और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्टिकुलर प्लेस है जहां पर कोई ट्रांजैक्शन है जहां सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगना है, पर आपने अपने आर्टिकल्स में लिख लिया कि नहीं, हमको तो यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए रहेगा। बाकी कंपनीज में हो जाता होगा, कंपनीज एक्ट कहता है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये काम कब हो पाएगा, जब आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। यानी आपको हाफ मेजोरिटी से काम नहीं चलेगा, हमको स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पर लगेगी। तो आपने क्या किया, एक प्रोविजन को कंपनीज एक्ट से भी और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया। तो जब आप एक एग्जिस्टिंग प्रोविजन को अपने आर्टिकल में और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर देते हैं और डिफिकल्ट बना देते हैं टू परस्यू, ठीक है, तो ऐसे केस में इन्हें हम कहते हैं एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस। क्या कहते हैं?
एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। समझ में आया मैंने क्या बोला? जब भी आप कोई एडिशनल शर्त डाल देते हैं, उस सिचुएशन को दूसरों से ज्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं कि शायद दूसरी कंपनी में ये काम करना इतना डिफिकल्ट नहीं है लेकिन हमारी कंपनी में है। व्हाई? बिकॉज हमने अपने आर्टिकल्स में क्या किया है? एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल दिया है। यानी कि अपन बहुत अगर आसान शब्दों में इसे याद रखना चाहेंगे तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? मेकिंग प्रोविजन मोर डिफिकल्ट। अब इसका लॉजिक क्या है? क्यों करते होंगे ये? क्यों करते हैं? टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी समटाइम्स, कि भैया ऐसा ना हो कि 50% वाले लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल 50% लोगों ने हामी भरी तो जो माइनॉरिटी वाले हैं वो रह गए, उनकी तो चली ही नहीं, है ना? जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है वो तो कुछ कह ही नहीं पाए। तो हमने क्या बोला कि नहीं नहीं, वैसे तो ये वाला काम ऐसे हो जाता होगा, उधार लेना उधार देना फॉर एग्जाम्पल, जनरली इसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से नहीं चलेगा। हमारे यहाँ पर इस चीज के लिए क्या लगेगी भाई? यूनानिमस कंसेंट लगेगी या स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। उससे क्या हो गया? आपने एक सेक्शन को प्रोटेक्ट कर लिया कि उनकी विल के अगेंस्ट, उनकी मर्जी के अगेंस्ट इतनी आसानी से 50% लोग उनके अगेंस्ट जाकर कोई काम नहीं कर सकते। इट विल protect a section, it will protect minority or any other section in company to take any decision against their will। इतना यहाँ पे डिटेल में है नहीं, यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताया इसका मतलब क्या होता है। मैं आपको सिर्फ ये चाहती हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये क्यों करते हैं, इसका मतलब क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए अब एक बार रीडिंग मारे नोट्स से। क्या बोल रहे हैं? नोट्स में बोल रहे हैं आर्टिकल्स में कंटेन। सबसे पहले जो वर्ड है एंट्रेंचमेंट के लिए, आप देखोगे यहाँ पर जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो है मे। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है, तुमको अगर जरूरत लग रही है तो तुम ये काम कर सकते हो कि स्पेसिफाइड प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल्स में बी ऑल्टर्ड ओनली इफ कंडीशंस या प्रोसीजर, कोई भी कंडीशन या कोई भी प्रोसीजर जो है जो कि और स्ट्रिक्ट बना रहे हो आप, देन दोज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन आर मेट और कंप्लाइड विथ। ठीक है, कोई भी क्या कर रहे हो आप? कंडीशन को या फिर किसको? प्रोसीजर को। कंडीशन को या फिर प्रोसीजर को क्या कर रहे हो? मोर स्ट्रिक्ट, कि भैया स्पेशल रेजोल्यूशन भी नहीं चलेगा, यूनानिमस कंसेंट चाहिए। ठीक है, या फिर ऑर्डिनरी नहीं चलेगा, क्या चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? अब ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन आप कब डाल सकते हो? ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन यानी कि आर्टिकल्स में आर्टिकल को आप और ज्यादा स्ट्रिक्ट कब कर सकते हो? ऑब्वियसली बड़ा लॉजिकल है, या तो आप कंपनी बनाओगे जब तभी कर लो, इनकॉर्पोरेशन के वक्त पे कर लो, या फिर बाद में अमेंड कर सकते हो। बाद में क्या कर सकते हो? अमेंड कर सकते हो अपने आर्टिकल्स को। अब अगर आप अमेंडमेंट लेकर आते हो, देखो आप शुरुआत में ही लेकर आ गए थे तो ठीक है, सब्सक्राइबर्स ने तभी साइन कर दिए थे, सबको आपके आर्टिकल शुरू से ही पता है, लेकिन आपने शुरुआत में एंट्रेंचमेंट नहीं डाला था, आपने बाद में ये चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो बाद में चेंजेस किए हैं तो फिर तो यार जो लोग बिना एंट्रेंचमेंट के जुड़े थे अब उनसे पूछना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तब तो तुमने नहीं बोला था कि ये चीज ऐसे होगी, अब तुम अचानक से कह रहे हो, तो तुम पहले तो ये पूछो कि हम ये प्रोविजन डाल दें क्या, हम ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन आर्टिकल्स में डाल सकते हैं क्या? किससे पूछना पड़ेगा? मेंबर्स से पूछना पड़ेगा कि हम ऐसा चाहते हैं कि हम अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल दें और ये वाला चेंज इस तरीके से लेकर आ जाए। तो ऐसे केस में जब आप बाद में इनकॉर्पोरेशन के बाद में अमेंडमेंट लेकर आते हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको अग्री करवाना पड़ेगा ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन द केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन इन द केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी।
यानी कि जब भी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे हो रहा है तो कोई बात ही नहीं है भाई, कंपनी नई नई रजिस्टर हो रही है, अभी जितने मेंबर्स हैं उन्होंने आर्टिकल्स पढ़ के ही साइन किया है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद में तुम इसको क्या कर रहे हो, ऑल्टर कर रहे हो, अमेंड कर रहे हो, तो अगर तुम्हारी अमेंडमेंट करते टाइम ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है, तो ऐसे केस में तो तुमको क्या लगेगी भाई, यूनानिमस कंसेंट लगेगी, यानी सभी लोगों से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। 100% मेंबर शुड अग्री टू दिस चेंज, अदरवाइज यू कैन नॉट मेक इट। लेकिन अगर तुम्हारी क्या है, एक पब्लिक कंपनी है, तो ऐसे केस में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन अगर आप बाद में ऑल्टर करते हो तो आपको क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक, पक्का याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, whether articles contain provision for attachment, entrenchment, whether made on formation या फिर amendment, तो आपको रजिस्ट्रार को भी बताना पड़ेगा। अब फिर से अपन ये कोशिश कर रहे हैं कि अपन को ना बहुत सारी चीजें याद ना रखनी पड़े, अपन थोड़ा लॉजिक से चले। आपने यहाँ क्या किया है, आपने आर्टिकल्स चेंज किए हैं, करेक्ट है। अपन ने बोला कि इनकॉर्पोरेशन के वक्त पे कर रहे हो तो फिर तो किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, लॉजिक समझ में आया, क्योंकि वो शुरुआत में ही सारे काम कर रहे हैं, सब साइन तभी कर रहे हैं, तो उन्हें पढ़ लिया होगा ना इसे, तो उसमें कोई अलग से मेंबर्स की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। दोज हु आर नॉट अग्रीइंग मे लीव, करेक्ट है। लेकिन तुम बाद में कर रहे हो तो तुमको अप्रूवल लेना पड़ेगा, प्राइवेट में यूनानिमस और पब्लिक में स्पेशल रिजोल्यूशन। अब तुमने जब ये कंपनी बनाई थी, इनकॉर्पोरेट की थी, उसके बाद में तुमने आर्टिकल्स ऑल्टर किए, तो ऑल्टर जब तुम कर रहे हो तो पुराने वाले आर्टिकल्स में तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन नहीं है, लेकिन जो आरओसी है उसके पास तो पुरानी वाली कॉपी पड़ी हुई है, तो उसको नई वाली कॉपी देनी पड़ेगी ना, बस सिंपल, करेक्ट है। जब भी हम अपने आर्टिकल्स चेंज करते हैं ना, तो उसमें अगर हम लिस्टेड कंपनी है तो खैर आप लोग आगे पढ़ेंगे, सेबी को भी देना है, स्टॉक एक्सचेंज को भी देना है, आरओसी को भी देना है, वेबसाइट पे भी चेंज करना है, ये सब करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर तो बड़ा छोटा सा सीन है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेशन के वक्त पे बता रहे हो तो स्पाइस प्लस में ही चला जाएगा, आईएनसी 32, 33, 34 जाएगा आपका, ठीक है, शुरुआत में ही चले गए आपके आर्टिकल्स। लेकिन अगर बाद में चेंज कर रहे हो तो क्या करोगे भाई, एमजीटी 40, ठीक है। अगर बाद में ऑल्टर हो रहे हैं आपके आर्टिकल्स तो आपको किसको बताना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। एमजीटी 14 में क्या करोगे आप, ऑल्टर्ड कॉपी, नया वाला आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो अटैच करके बताएंगे कि भैया दिस इज दी रेजोल्यूशन जिसमें हमने अप्रूवल ले लिया है, यूनानिमस कंसेंट ले लिया है, वगैरह वगैरह, और इसमें आप बता देंगे कि हमें अप्रूवल मिल गया है। एमजीटी 14 इज बेसिकली व्हाट, आपको अभी जो याद रखना है वो ये है कि जब भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है कंपनी में तो हमको एमजीटी 14 फाइल करना पड़ता है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ 10 से 14 आपके ट्रांजैक्शंस हैं जिनके लिए आपको एमजीटी 14 फाइल करना पड़ता है, बट अभी आप ये याद रखिए कि जब भी रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा तब आंखें बंद करके क्या होता है, एमजीटी 14 फाइल होता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक और सीन रहता है कि आपको ऑल्टर्ड कॉपी भी भेजनी पड़ती है आरओसी को, यहाँ लिखा नहीं, ठीक है, बट जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, ऑल्टर्ड कॉपी भी आरओसी को जाती है और जहां भी एग्जिस्टिंग है वहां पर उसे क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। चलिए, आर्टिकल्स जब भी आप बनाएंगे तो आपको ये याद रखना है कि आपके आर्टिकल्स क्या होने चाहिए, प्रिंटेड होने चाहिए। आर्टिकल्स क्या होने चाहिए, प्रिंटेड होने चाहिए, पैराग्राफ्स में होने चाहिए। प्रिंटेड का मतलब है हाथ से लिख के मत डाल देना, है ना, ठीक है। पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होने चाहिए, नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली 1 2 3 4 5 6 ही चलना चाहिए, बीच में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में स्टैम्प्ड होने चाहिए, ठीक है, स्टैम्प्ड होने चाहिए, साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम, यानी कि जितने भी मेमोरेंडम के कौन है, आपके सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग क्या करेंगे, इस पर साइन करेंगे, ठीक है। एंड ड्यूली विटनेस्ड एंड फाइल्ड अलोंग विद दी मेमोरेंडम, यानी कि इस पर सिग्नेचर, जैसे अपन ने क्या देखा था,
मेमोरेंडम में देखा था विटनेस सिग्नेचर भी लगते हैं, वैसे ही आर्टिकल्स में भी क्या लगेंगे, आपके विटनेस सिग्नेचर्स लगेंगे। और जब आप अपना एमओए फाइल करोगे ना, तो वो एमओए के साथ में क्या जाएगा, आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट है आपका कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स। कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स बेसिकली आपको बता रहा है कि भाई क्या कंडीशंस, क्या क्या क्लॉजेस आप एक आर्टिकल में डालते हैं। द आर्टिकल शुड कंटेन जनरली द फॉलोइंग मैटर्स, एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूजन होली और इन पार्ट ऑफ टेबल एफ जी एच आई और जे। बेसिकली यू विल हैव टू चूज विच टेबल इज एप्लीकेबल ऑन यू, आपके ऊपर कौन सा टेबल एप्लीकेबल हो रहा है, वो टेबल आप इंक्लूड करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द टेबल यू विल एक्सक्लूड, ऑब्वियसली क्वाइट लॉजिकल। ठीक है, उसके बाद में आप भाई ये सारे पॉइंटर्स आपके आर्टिकल्स में जनरली डालते हैं। हम इसको एक बार सिर्फ रीडिंग मार लेंगे, ठीक है। जैसे कि अडॉप्शन ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये क्या होते हैं प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स? बताइए। चलिए, पहला पॉइंट है अडॉप्शन ऑफ, मैं तो पढ़ के निकाल रही थी, अच्छा मैंने पूछ लिया। चलिए, इन कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या है? प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होती है, जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, तो अभी मैं एक कंपनी बनाना चाहती हूँ, मतलब ये कंपनी अभी मेरी बनी नहीं है, तो मैं कौन हूं? इस कंपनी की प्रमोटर। अभी मैं कौन हूं? इस कंपनी की प्रमोटर। अब इस कंपनी की प्रमोटर होने के नाते ये कंपनी जो अभी बनी ही नहीं है, मैंने कांटेक्ट किया है एक सीए को, एक सीएस को, ठीक है। इस कंपनी को चालू करने के लिए मैंने वेंडर्स से बात की है, सप्लायर्स वगैरह सबसे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, खर्चे किए हैं, है ना, जीएसटी नंबर व्हाटएवर, बहुत सारे लोगों से मिली होंगी मैंने बहुत खर्चे किए होंगे। अभी तक कंपनी बनी नहीं है। अब इसके बाद में क्या हुआ? कंपनी बन गई, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, और अब मैं क्या बन गई? या तो मैं अभी भी प्रमोटर ही हूं, या ज्यादातर जो आप देखते हैं मैं क्या बन गई? कंपनी की डायरेक्टर बन गई। प्रमोटर जो है वो डायरेक्टर बन गया, ठीक है। अब ये जो पहले खर्चा किया है मैंने बीइंग द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो किए हैं सीए, सीएस या व्हाटएवर वेंडर के साथ में, जिसके भी साथ, वो मेरे हैं प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। जो कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के बाद में फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होती है, कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के बाद पहली बोर्ड मीटिंग होती है, उसमें ये एक एजेंडा आइटम में एक बिजनेस होता है रैटिफिकेशन, रैटिफिकेशन ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस कंपनी के बनने के पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे, अब डायरेक्टर्स उसको क्या कर रहे हैं? रैटिफाई कर रहे हैं। डायरेक्टर्स उसको क्या कर रहे हैं? रैटिफाई, क्योंकि भैया मेरे को मेरा पैसा वापस दो ना, मैंने जो खर्चा किया कंपनी बनाने के लिए, अब वो खर्चा तो कंपनी का था, अब मुझे क्या चाहिए? वापस चाहिए। फर्स्ट तो खर्चा वापस चाहिए, सेकेंडली मैंने कंपनी के बिहाफ पर वो कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, लेकिन अब कंपनी भी तो अप्रूवल दे कि तुमने जो किया था वो हमें मंजूर है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रैटिफिकेशन ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आपको आर्टिकल्स में लिखना पड़ता है अडॉप्शन ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, की कंपनी के बनने के पहले कंपनी के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं उन्हें हम अडॉप्ट कर लेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड रैटिफिकेशन? व्हाट इज द मीनिंग रैटिफिकेशन? रेटिफाई का मतलब रेटिफाई करना। सरल शब्दों में, कोई भी काम जो हो चुका है पहले पर तब मुझसे नहीं पूछा था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग मेरी क्लास में लेट आए, ठीक है, पर जब आप लोग आए तो आपने मुझे बोला कि वैसे तो मैं इस मूड में थी कि मैं आप लोगों को पनिशमेंट दूंगी, ठीक है, पर जब आप लोग वापस आए तो आपने बोला हम यहाँ फंस गए थे, गलती हो गई, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो कोई काम आपने मुझसे पहले, जाने के पहले परमिशन नहीं ली थी, लेकिन जब आप आ गए वापस और आपने मुझे बता दिया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था,
तो मैं जब कह देती हूँ ठीक है चलेगा कोई बात नहीं, इस प्रोसेस को कहते हैं रैटिफिकेशन। जब हमने शेयर होल्डर्स से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने खुद से कोई डिसीजन ले लिया पहले, ठीक है, और पूछना किससे है अब हमें, शेयर होल्डर्स से, तो रैटिफिकेशन का मतलब ये होता है सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स, यानी कि हम ये काम कर तो रहे हैं लेकिन इट शुड बी रैटिफाइड बाय दी शेयर होल्डर्स, यानी कि बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया हुआ ये काम शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, रैटिफाई कर देंगे, अप्रूव कर देंगे। जैसे अभी प्रमोटर का ये काम कौन रैटिफाई कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रैटिफाई कर रहे हैं कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए वो हमें मंजूर है। ऐसे ही आप आगे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस में पढ़ेंगे कि बोर्ड मीटिंग हो रही है सब्जेक्ट टू रैटिफिकेशन बाय द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये काम कर तो रहे हैं, जैसे बीच में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, सब्जेक्ट टू रैटिफिकेशन बाय द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग, क्योंकि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कब होता है, जनरल मीटिंग में, लेकिन बीच में कभी अगर अपॉइंटमेंट करना पड़ गया एडिशनल डायरेक्टर का तो रेजोल्यूशन में हमेशा लिखा रहेगा सब्जेक्ट टू द अप्रूवल बाय द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग, ठीक है, मतलब उनके अप्रूवल के बाद ही कंफर्म होगा अपॉइंटमेंट, ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक ये टर्म। चलिए नेक्स्ट, शेयर कैपिटल एंड वेरिएशन ऑफ राइट्स के बारे में आपको यहां पर लिखना रहेगा, टर्म्स गवर्निंग इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कोई भी पॉइंट जो आपको समझ में यहां नहीं आता है व्हाइल वी आर रीडिंग यू कैन आस्क, ठीक है। Allotment of shares, calls on shares, lien on shares, transfer and transmission, nomination, forfeiture, alteration, buyback, general meeting, share certificate, dematerialization, conversion of shares into stock, voting rights, meetings and rules regarding committees of the board, directors, उनका appointment and power delegation, nominee directors, debentures, audit committee, managing director, additional director, basically यहाँ पर ये जो pointers है ना ये आपको बता रहे हैं कि आपको इन सब के बारे में कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, क्या होगा, कौन करेगा, एवरीथिंग, एनी रेस्ट्रिक्शन यू शुड बी मेंशनिंग इन दी आर्टिकल, ठीक है। सील किसके पास में रहेगी, हु विल बी द ऑथराइज्ड पर्सन एंड एवरीथिंग यहाँ लिखा जाएगा। रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पर आपको कमिटीज के बारे में भी बताना रहेगा इफ दे आर एप्लीकेबल और नॉट एंड एवरीथिंग। जनरल मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोरोइंग पावर्स क्या रहेंगे, डिविडेंड राइट्स क्या रहेंगे, रिजर्व्स कैसे मेंटेन किए जाएंगे, अकाउंट्स एंड ऑडिट, वाइंडिंग अप, इंडेमनिटी, इंडेमनिटी मतलब इंडेमनिटी मतलब कि आप किसी को इंडेमनिफाई करेंगे कि अगर भाई हमारी वजह से आपको कोई गलती हो जाती है, आपने पढ़ा होगा इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स आईसीए में, मेरी वजह से या किसी और की वजह से अगर आपको कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मैं करूंगी, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडेमनिटी, ठीक है। ओके, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड सीक्रेसी, बेसिकली ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आर्टिकल्स में लिखा जाता है जनरली, ठीक है। इस तरीके से आपके आर्टिकल्स जो है वो ड्राफ्ट होते हैं। ड्राफ्टिंग ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सेक्शन 5 जो है वो आपको बताता है कि आपके ऊपर whatever format is applicable, whatever table is applicable, you can pick that particular table. For example, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उसके ऊपर कौन सी टेबल लगेगी भैया, टेबल F, ठीक है। टेबल G किसके लिए है, गारंटी के लिए, ठीक है। अब देखो ये तो ऐसे ही याद हो गया, टेबल G फॉर गारंटी, ठीक है। टेबल H फॉर गारंटी लेकिन विदाउट शेयर कैपिटल, ठीक है। उसके बाद में टेबल I अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है, अनलिमिटेड कंपनी, फिर विद शेयर कैपिटल, उसके बाद में J अनलिमिटेड कंपनी विदाउट, समझ में आया। तो आप जिस भी कंपनी से हैं, वट एवर कैटेगरी यू आर इन, यू विल पिक अकॉर्डिंगली वो वाला टेबल, ठीक है। और बाकी सारे टेबल्स को आप क्या कर दोगे, एक्सक्लूड कर दोगे, राइट, क्लियर, ओके। नाउ प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल फ्रेमिंग द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये हमने पहले ही देख लिया है। फीचर्स ऑफ स्पाइस, नाउ देयर इज अ फॉर्म कॉल्ड एज स्पाइस। What is SPICE? ये एक ऐसा फॉर्म है, ठीक है, ये एक ऐसा फॉर्म है जो कि अब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते वक्त सिंगल विंडो क्लियरेंस का काम करता है।
किसका काम करता है? सिंगल विंडो क्लियरेंस का काम करता है। मतलब बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारे अप्रूवल्स हैं जो एक अकेले इसी फॉर्म में हो जाते हैं। जब हमारे टाइम पे बोलते तो ऐसे ऐसा लगता है कि बहुत बुढ़ापे जैसा, लेकिन एक्चुअली जब हम लोग काम करना शुरू किए थे कह लीजिए, या फिर हमने सीखना शुरू किया था, हमने जब पढ़ा था, तब स्पाइस नहीं था। ठीक है, तो तब ऐसे नेम अवेलेबिलिटी के लिए अलग फॉर्म जा रहा है ना, रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए अलग फॉर्म जा रहा है, डिन के लिए अलग काम करना है, डीएससी के लिए अलग करना है, फिर अब टैक्सेशन वाला पॉइंट्स तो सब भूल ही जाएगी, ईपीएफ वगैरह, ईएसआईसी, जीएसटी, पैन, सब कुछ के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ता था। मतलब बहुत ही फैला हुआ काम था वो। ठीक है, तो अब जब स्पाइस आया तो स्पाइस बेसिकली ये कह रहा था कि अब आप ना इस फॉर्म को अकेले ही ये सारे कामों के लिए क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये एक अकेला फॉर्म बहुत सारे अप्रूवल्स के साथ में काम करता है। आपको अलग अलग फॉर्म्स फाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको हम सिंगल विंडो क्लियरेंस के नाम से भी जानते हैं कि एक ही फॉर्म क्या है, काफी है। ठीक है, चलिए अब ये जो स्पाइस है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका। ये जो फॉर्म है आपका कौन सा, स्पाइस, इसके दो पार्ट्स हैं, एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए बेसिकली बात करता है किसकी, नाम की। ठीक है, पार्ट ए जो है वो बात करता है किसकी, नेम रिजर्वेशन की। ठीक है, और जो पार्ट बी है वो बहुत सारी सर्विसेज के बारे में बात करता है, जैसे कि यहां पर आपका इनकॉर्पोरेशन आ गया, डिन आ गया। ठीक है, डिन के बाद में आप देखोगे पैन, आपका टैन, ईपीएफ, ईएसआईएन। ठीक है, ये सारे के सारे काम आपके अकेले इसी फॉर्म में हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये सब आपको अब अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट कई जगह पर प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन भी, अगर आपका महाराष्ट्र में कंपनी खुल रही है तो आपको वो भी यहीं पे मिल जाएगा। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, वेस्ट बंगाल में प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो अगर आप अपनी कंपनी वहां इनकॉर्पोरेट कर रहे हो ना, तो आपका प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन भी आप यहीं पर करवा सकते हैं। अरे भाई जीएसटी वगैरह सब हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, जीएसटी हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, जीएसटी हो गया, ये सारे के सारे काम आपके क्या हो जाएंगे, एक सिंगल फॉर्म में हो जाएंगे। आपको अलग अलग कंप्लायंसेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे का अब इसको डिटेल में हम लेते हैं कल, कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसेस क्या होता है। ठीक, चलिए, थैंक यू।